तो एपिसोड के शुरू में गोलम और हाइतोरो सोमाली को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तब गोलम हाइतोरो से पूछता है कि आखिर उज़ोई ऐसा क्यों कर रही है। तब हाइतोरो कहता है कि जब इस बीमारी का वो इलाज ढूंढ रहे थे, तब एक दिन एक क्रिएचर मिला था जिसने कहा था कि हाइतोरो का खून पूरी तरह से खराब हो गया है और जब तक उसके शरीर में अच्छा खून नहीं जाएगा, तब तक वो इसी बीमारी से जूझता रहेगा। तो भले ही ये बातें हाइतोरो भूल गया था, पर उज़ोई ने ये याद रखा था। क्या तब हम उज़ोई को देखते हैं जिसने सोमाली को पकड़ लिया था। तब सोमाली जैसे तैसे करके उज़ोई से बचकर वहां से भाग जाती है और जल्दी वो एक नदी में गिर जाती है। तब उज़ोई उसे बचाकर किनारे के साइड में लाती है। तब सोमाली भीग गई थी, जिससे कि उसे ठंड लग रही थी। तो उज़ोई अपना एक पंख सोमाली के ऊपर रखती है जिससे उसे गर्मी महसूस हो सके। फिर वो सोमाली से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि हाइतोरो भी एक ह्यूमन है और इसके कारण उसकी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं पता है, जिसके कारण हाइतोरो की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तब उज़ोई को लगा था कि अगर हाइतोरो किसी हेल्दी ह्यूमन का खून पी ले तो शायद से वो ठीक हो सकता है। तभी वहां पे गोलम और हाइतोरो आते हैं। तब गोलम सोमाली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब सोमाली बताती है कि वो ठीक है। तब हाइतोरो उज़ोई के पास जाता है। तब उज़ोई कहती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी, पर वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि उसे उसके साथ जिंदगी भर रहना है। फिर वो हाइतोरो के गले लगकर रोने लगती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे उज़ोई और सोमाली एक टेंट में सो रहे होते हैं। तब उज़ोई सोमाली से फिर से माफ़ी मांगती है। तब सोमाली कहती है कि वो उसकी दोस्त है, इसलिए वो उसे माफ़ करती है। फिर तब हम बाहर देखते हैं जहाँ पे हाइतोरो उज़ोई के बारे में बात कर रहा था। तब गोलन कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तब हाइतोरो कहता है कि वो उज़ोई के फैमिली मेंबर बनने के लायक नहीं है, पर आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसे समझने के लिए हम हाइतोरो के पास्ट में जाते हैं। तब हाइतोरो अपने फैमिली के साथ एक गांव में रहता था और सरप्राइजिंगली उस पूरे गांव में ह्यूमंस ही रहते थे। पर एक दिन डेमी ह्यूमंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो ह्यूमंस का शिकार करने लगे। तब गांव के सभी लोगों का शिकार हो गया था। तब हाइदरो और उसकी फैमिली एक गुफा में छुप कर रहने लगे। तो वो उस गुफा में डेमी ह्यूमन से डर कर कई दिनों तक रहने लगे, बिना पानी और खाने के। फिर एक दिन हाइदोरो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उनके लिए कुछ खाना लाएगा। तब जब वो बाहर जाता है, तब उसे एक डेमी ह्यूमन दिखती है। तो वो उसके सिर पर पत्थर मार के उसे मार देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वो अपनी फैमिली के पास ले जाता है। तब वो उस डेमी ह्यूमन को खाते हैं। तभी उसकी वाइफ और बेटी के शरीर से पंख निकल आते हैं और हाइतोरो के सामने ही उसका परिवार मर जाता है। तब हाइतोरो ने भी उसकी बॉडी को थोड़ा सा खाया था, जिसके कारण उसे आंखों में वो पंख निकल आते हैं। तो कुछ देर बाद उस डेमी ह्यूमन की बेटी अपनी माँ को ढूंढते हुए वो हाइतोरो से मिलती है और एक्चुअली वो बेटी उज़ोई थी। यानी उज़ोई की माँ को हाइतोरो ने ही मारा था। खैर, यही वो कारण है जिससे वो उज़ोई के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता है। तभी हम टेंट में देखते हैं जहाँ पे सोमाली तो सोई हुई थी, पर उज़ोई सोई नहीं थी, वो उनकी बातें सुन रही थी। खैर, तब हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे वो अपना एक आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तब उज़ोई कल रात के बारे में ही सोच रही थी। तभी उनका सामना एक तूफान से हो जाता है। तब उज़ोई और सोमाली उस तूफान में खींचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान चला जाता है। तब गोलम अपनी पावर से उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। तब हाइटोरो को ये लग रहा होता है कि शायद से उज़ोई ने उनकी कल रात की बातें सुन ली है। तभी गोलम उन्हें देख पाता है, पर वो दोनों भाग रहे थे क्योंकि उनके ऊपर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। तो गोलम एक प्लान बनाता है कि वो उस क्रिएचर को अपने पीछे ले जाएगा और तब तक हाइतोरो उन दोनों को बचा ले। पर हाइतोरो गोलम की बात नहीं मानता है और उस क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उसे अपने पीछे लाता है। तो वो भागते समय ये सोच रहा होता है कि जब वो उज़ोई से मिला था, तब से वो खुद से लड़े जा रहा है, क्योंकि जब भी वो उसकी स्माइल देखता है तो उसे अच्छा लगता है। पर अंदर ही अंदर उसे ये पता होता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता है। तभी वो गिर जाता है और वो क्रिएचर उसके पीछे आकर खड़ा होता है। तभी वहां पे उज़ोई आती है और वो उस क्रिएचर के हाथ काट देती है और पीछे से गोलम उस क्रिएचर पर हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर डर के वहां से भाग जाता है। फिर तब उज़ोई हाइतोरो को कहती है
कि जब तक वो नहीं कहेगी तब तक वो नहीं मर सकता है। फिर वो उसे पूछती है कि आखिर सारे टाइम वो उसके साइड क्यों रहा? क्या उसे ये कभी डर नहीं लगा कि जब मुझे ये सब पता चलेगा तब मैं तुम्हें मार दूंगी? फिर हाइतोरो कहता है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता है और तो वो बस उसकी वजह से ही जिंदा है, और अगर वो मारना चाहती है तो वो उसे मार सकती है। तब उजई कहती है कि ये सोचना बंद करो कि तुम मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही उसकी पनिशमेंट है। जिसके बाद वो दोनों ही रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर आगे वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। फिर रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब सोमाली उजोई से पूछती है कि आखिर सभी ह्यूमंस कहाँ गए होंगे, क्योंकि वो खुद ह्यूमन होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं पता है। तब हम बाहर देखते हैं जहाँ पे हाइतोरो कहता है कि जैसे वो सालों सालों तक सोमाली को बड़े होते हुए देख सकता है, वैसे ही मैं भी उजोई को बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर गोलम उसे बताता है कि वो अब 304 दिनों तक ही जिंदा रहेगा और इसी टाइम तक वो सोमाली को ह्यूमंस तक पहुंचाना चाहता है। फिर हाइदोरो कहता है कि उसे ज़्यादा ह्यूमंस के बारे में पता नहीं है, पर हाँ, अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसे एक सिटी मिलेगी जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, तो शायद से उन्हें ह्यूमंस के बारे में भी वहाँ पता चल सकता है। फिर आगे वो कहता है कि सोमाली बहुत ही लकी है। तब ये बात गोलम को समझ नहीं आती है। तब हाइतोरो कहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के लिए सेफ प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा उन्हें चुप कर रहना पड़ता है। किसी को भी नहीं पता कि वो कब पकड़े जाएंगे, और अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ क्या हो सकता है। और ये सब होते हुए भी सोमाली गोलम से मिली, जिसके कारण वो रात को बिना किसी चिंता के कारण सो सकती है। हर दिन वो स्माइल भी कर सकती है, और इन सब के पीछे का कारण गोलम ही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो हाइतोरो और उजोई को अलविदा करके उस सिटी के लिए निकल जाते हैं। फिर वो ऐसे ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब हम आगे देखते हैं जहाँ पे वो उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। तब इस सिटी में डेमी ह्यूमंस तो होते ही हैं, पर उसी के साथ वहाँ पे लड़कियां भी थी जो कि विच थी। तब वो वहाँ के लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। तभी वहाँ पर हेज़ल आती है जो कि इस लाइब्रेरी में काम करती है। तब गोलम ह्यूमंस के बारे में पूछता है, तो वो हेज़ल उन्हें एक एरिया में ले जाती है जहाँ पे ह्यूमंस की एक किताब थी जिसमें ह्यूमंस के बारे में लिखा गया है, और वो इस पूरी लाइब्रेरी में एक ही किताब है। और जब वो उस किताब को ढूंढती है तब उसे पता चलता है कि वो किताब उसकी जगह पर है ही नहीं। तब हेज़ल को याद आता है कि वो किताब कौन ले जा सकता है। जिसके बाद वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम परालिन होता है वो किताब पढ़ रही थी, और वो हेज़ल की बड़ी बहन है। फिर तब वो उसे कहती है कि उसने ह्यूमंस की किताब यहाँ पे लाई है और वो किताब गोलम को चाहिए। तब परालिन उस किताब को ढूंढने लगती है, पर उसे किताब कहाँ पे रखी है वो याद ही नहीं था। तो वो सभी उस किताब को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सोमाली को वो किताब मिल जाती है। तब वो उस किताब को उस शेल्फ से बाहर निकालती है, पर उसके साथ अजीब सी मछलियाँ जैसे दिखने वाले भी बाहर आते हैं और वो वही की किताबों को खाने लगते हैं। तब हेज़ल बताती है कि इन मछलियों को पुरानी किताबों की इंक अच्छी लगती है, जिसके कारण उस पूरी किताब को वो खा लेते हैं। तब हेज़ल उन्हें मारने के लिए अपने एक मैजिक का यूज़ करती है, जैसे कि वहाँ की सभी मछलियाँ मर जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी एक साथ आके एक बहुत ही बड़ी फिश में तब्दील हो जाते हैं। जिसके बाद उस फिश का ध्यान सोमाली के हाथ की किताब पर जाता है। तब सोमाली समझ जाती है कि वो फिश उस पर हमला करने वाली है। तब सोमाली उस किताब को दूर फेंक कर वो बच भी सकती थी, तो सोमाली को ह्यूमस के बारे में जानना था और इस किताब के ही कारण जान सकती थी। तो वो उस किताब को लेकर उस रूम से भागने लगती है, पर तब वो गिर जाती है और वो किताब उसके हाथ से निकल जाती है। तो वो फिश उस किताब को तो खा लेती है, फिर वो सोमाली पर भी हमला करने लगती है। तभी उसके सामने गोलम आता है और वो उस फिश को रोकता है, और तब वो अपनी पावर का यूज करके वो उस फिश को मार देता है। पर खैर वो किताब खत्म हो चुकी थी और परालिन के पास ही किताब थी, पर उसने ये किताब कभी भी पढ़ी नहीं थी। तब हेज़ल को एक आइडिया आता है कि किसी ने तो इस किताब को पढ़ा ही होगा। तब वो अपने मैजिक से देखती है कि इस किताब को कितने लोगों ने लिया था पढ़ने के लिए। तो इन 300 सालों में बस एक ही ने इस किताब को पढ़ा था, और ये और कोई नहीं बल्कि इस लाइब्रेरी की डायरेक्टर थी। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।